सीरीज की स्टार्टिंग में किम को दिखाया जाता है। किम किसी को बताते हुए कहता है, वो किम सोल बास्टर्ड मुझे कह रहा था कि मुझे बॉक्सिंग करनी पड़ेगी और अब से ही मेरी ये हेलिश ट्रेनिंग शुरू होगी। क्या तुमने कहा कि मैं चुप क्यों नहीं हो जाता? तुम्हें ये पता नहीं चलता? मेरे पास उसे ना कहने का ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने उस हेल जैसी ज़िंदगी को छोड़कर इस बेटर हेल को चूज़ किया है। ये उस हेल जैसी ज़िंदगी से तो बेटर ही है। लेकिन बाद में उसने मुझे बताया बॉक्सिंग करने का असली रीज़न। क्या तुम्हें पता है वो क्या था? क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग करने के लिए कोई जूनियर पर्सन मौजूद नहीं है, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि बॉक्सिंग का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसके साथ किम बात कर रहा होता है। किम मुझसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये रेडिकुलस है? तो सबको पता है कि एक रोबोट कैसे रिस्पॉन्स करेगा। रोबोट कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। क्या आप उस बात को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? तो रोबोट की बात सुनकर किम का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। रोबोट कहता है, नहीं, मेरा मतलब इससे था, एक अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट डिटेक्ट हुई है। ये कहकर फिर रोबोट अपने सामने पड़े हुए बॉक्स को उठा लेता है और वहां से जाते हुए कहता है, प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया गया है। तो किम उस रोबोट को उसके नाम से पुकारते हुए कहता है, कोई बात नहीं पैक्स, जाओ अपना काम ठीक से करो। किम पैक्स को ये कह ही रहा होता है, इतने में किम के साथ आकर एक रोबोट खड़ा हो जाता है और किम को रास्ता देने के लिए कहता है। तो किम उस रोबोट को रास्ता दे देता है। तो वो रोबोट किम को वहां से जाते हुए रास्ता देने के लिए थैंक यू कहता है। उस रोबोट के वहां से जाने के बाद किम कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ तो क्या तुम यकीन करोगे कि इस इतने बड़े लॉजिस्टिक सेंटर में एक भी ह्यूमन नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूं, जो मुझे इन रोबोट के जैसे रिस्पॉन्स ना दे। फिर हमें पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को दिखाया जाता है जहां हर तरफ ड्रोन्स और रोबोट मौजूद होते हैं, लेकिन किम के अलावा किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। फिर हमें किम को दिखाया जाता है। किम कहता है, वाकई में मैं एक गलत जगह आ पहुंचा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब किम मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ था। किम बताते हुए कहता है, उस दिन डिस्चार्ज होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। किम कहता है, आज का मौसम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे चेहरे पर डिस्चार्ज होने की वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। किम को उसके मदर और फादर की कॉल आती है। किम कहता है, उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी और शहर में चले गए हैं और उन्होंने उस घर को छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें उससे भी अच्छा और बड़ा घर मिल गया है। सन, लेकिन तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे डिस्चार्ज होने की खुशी में गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट के रेंट को 6 मंथ के लिए पे कर दिया है। लेकिन अब मुझे अब इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं? किम बताते हुए कहता है, सडनली मेरे पेरेंट्स हमारे मेन हाउस में शिफ्ट हो गए जो यूजिनबू में है। मुझे अकेला छोड़कर एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में जो स्कूल के पास है। उनका मुझे ये बताने का मतलब इनडायरेक्टली ये था कि जाओ एक जॉब करो और ज़िंदगी में सफल बनो। अब मेरे पास मेरे पेरेंट्स के अपार्टमेंट के 6 मंथ का रेंट भरने के साथ साथ एक अकाउंट भी था जिसमें मैंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विसेज के दरमियान सेविंग्स की थी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वजह से, जो कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा चाइल्ड होने पर दी जाती है। सही है यार, इनकी गवर्नमेंट भी कैसी है।
अब ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था, ऐसा मेरी प्रॉब्लम की वजह से है। हमें पता है प्रॉब्लम के बारे में जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, पैसा। मैंने एक कैफ़े में जॉब के लिए ट्राई किया। मैं पहले तो उस जॉब के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जितना मैंने इस दुनिया को अच्छा समझा था, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा हम किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ही जॉब के लिए रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। किम कहता है जो रियलिटी है इस वर्ल्ड की, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा कोल्ड और हार्श है। जॉब हंटिंग के हाफ मंथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास और फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। हाफ मंथ की जॉब हंटिंग के बाद भी मैं कोई अच्छी सर्वाइविंग जॉब को ढूंढ नहीं पाया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा गला और मुंह दोनों सूख रहे हैं। जब मैंने ये बात अपनी सिस्टर्स को बताई तो जैसे हमारे सिबलिंग्स करते हैं, उन्होंने भी मेरा मजाक बनाया। और पहले ही बता दूं, हमें इसके सिस्टर्स के नामों का पता नहीं चला है, क्योंकि इस घटिया इंसान ने अपने सिस्टर्स के नंबर्स को अपने मोबाइल में सिस्टर 1 और सिस्टर 2 के नाम से सेव किया हुआ है। सिस्टर 1 कहती है तो क्या ये वाकई में सच है कि तुम एक जॉब भी नहीं ढूंढ पाए? तो सिस्टर 2 हंसते हुए कहती है तो ठीक है, फिर मैं अपना वर्कआउट करने के लिए वापस जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम भी यहाँ हमारे जिम में आ सकते हो। सिस्टर 1 कहती है तुम आसपास जॉब ढूंढना बंद करो। आजकल की डिलीवरी कंपनीज काम को आसान बनाने के लिए एआई का यूज़ करती हैं, इसीलिए तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली। तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली। मेरी जान पहचान में मेरा एक दोस्त है, उसने कहा है कि अगर तुम्हारी एज के कुछ लोग ये काम एआई के साथ करेंगे तो काम और भी ज़्यादा ठीक तरीके से होगा। तो किम आगे से सिस्टर 1 से उस कंपनी का नाम पूछता है। तो फिर फ्लैशबैक से बाहर अब एक बोर्ड को दिखाया जाता है जिस पर उस कंपनी का नाम होता है जिसमें किम अभी काम कर रहा है। तो कंपनी का नाम है पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर। किम उस बोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है वाकई में मैं एक गलत जगह आ पहुंचा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ काम करने वाले पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे रोबोट्स हैं, जो कि मेरे साथ एक डिसेंट सी कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। किम ये बात कर ही रहा होता है, इतने में किम के पास मैनेजर शिन आते हैं और किम को उसके नाम से पुकारते हैं। किम कहता है ओह मैनेजर शिन, क्या हुआ? मैनेजर शिन किम को कहते हैं किम, हमारे पास जो नूडल कैन का स्टॉक है वो आउट ऑफ सिस्टम है, लेकिन सिस्टम अभी भी दिखा रहा है कि हमारे पास वो स्टॉक अभी भी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। क्या तुम वहां जाकर चेक कर सकते हो कि वहां पर स्टॉक बचा हुआ है कि नहीं? किम भी हंसते हुए मैनेजर की बात को मान लेता है और वेयर हाउस में स्टॉक को चेक करने के लिए हंसते हुए चला जाता है। असल में मैनेजर शिन एक टूना फिश के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बदलकर नूडल कर दिया है। किम वेयर हाउस के अंदर एंटर करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं कहाँ है वो नूडल कैन का स्टॉक। वेयर हाउस में कुछ देर ढूंढने के बाद किम को वो स्टॉक मिल जाता है। किम उसे नीचे से उठाकर ऊपर रखते हुए कहता है हाहा, ये फ्लोर पर पड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे ऊपर की तरफ देखने पर यह नहीं मिला। किम उस बॉक्स को उसकी जगह रखने ही वाला होता है, इतने में किम को जोर से बैंग की आवाज़ सुनाई देती है। किम पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है कि जो एक 10 इंच मोटा लोहे का दरवाज़ा था वो अचानक से बंद हो रहा है। किम बिना एक पल की भी देरी किए हुए भागते हुए उस दरवाजे की तरफ जाता है और उसके हैंडल को पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगता है और घबराते हुए अपने मैनेजर को कॉल लगाता है, लेकिन मैनेजर आगे से किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। किम इस बात से निराश हो जाता है और सोचता है कि मुझे
किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी आ गई हो जिसकी वजह से ये दरवाज़ा लॉक हो चुका है। वैसे भी ये कोई फ्रीज़र या किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो गया हो। पक्का ही यहाँ पर कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी जिसकी वजह से ये गेट बंद हो चुका है। अगर मैंने इस तरह की चीज़ों के लिए किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया तो इसके बारे में अगर मैनेजर को पता चला तो मैनेजर ज़रूर ही गुस्सा हो जाएगा। इसीलिए किम वहाँ पर ही ठहरने का डिसीजन लेता है, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे किम बोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से किम अपनी एक तस्वीर खींचता है और उसे अपनी सिस्टर्स को सेंड कर देता है और कहता है कि वो वेयर हाउस में लॉक हो चुका है, लोल। तो इस पर किम की सिस्टर उसका मजाक बनाती है। थोड़ी देर बाद किम की सिस्टर उसे एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है, रुको, मुझे मेरे घर के बाहर से एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने की आवाज़ आई है। मुझे लगता है मुझे जाकर उसे चेक करना चाहिए कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद किम अपनी बहन को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं देती, जिसकी वजह से किम को थोड़ी सी बैड फीलिंग महसूस होने लगती है। किम कुछ कर पाता उससे पहले ज़मीन बड़े ही गंदे तरीके से शेक करने लगती है, जिसकी वजह से किम का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और वेयर हाउस का अलार्मिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। चारों तरफ एक एआई की आवाज़ गूंजने लगती है। एआई कह रहा होता है, इमरजेंसी वार्निंग दी जा रही है कि जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं वो सारे के सारे इस एरिया को खाली कर दें। ये बात सुनने के बाद किम के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और किम की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। किम भागते हुए लोहे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, दरवाजे को खोलो। 2 मिनट इसी ही प्रकार से बीत जाते हैं, लेकिन किम को बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब किम फैसला करता है इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का, लेकिन जब किम अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसके अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। तो किम यहाँ पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, क्या बाहर कोई वॉर चल रही है? क्या किसी दुश्मन देश ने हमारे देश पर हमला तो नहीं कर दिया? किम इसके बारे में और कुछ कर ही पाता, इतने में गेट के बाहर से एक ज़ोर से बैंग की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से किम के हाथ ज़ोरों से कांपना शुरू कर देते हैं और किम की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने 10 इंच मोटे लोहे के दरवाजे पर इस तरह डेंट पड़ रहे होते हैं जैसे कि वो कोई 10 इंच मोटा दरवाज़ा ना हो बल्कि एक कागज़ हो। किम के हाथ दरवाजे के हैंडल पे होते हैं, लेकिन उसके हाथ बहुत ज़ोर से कांप रहे होते हैं, क्योंकि जो बाहर है वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। उस पल किम को एहसास होता है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। फिर से किम को बाहर से एक आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ थोड़ी देर में ही बंद हो जाती है। अब किम यहाँ पर समझ जाता है कि उसने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शोर मचाया तो उसकी मौत यहाँ पर निश्चित है। अब किम यहाँ पर पूरी तरह से एक स्टैचू बन जाता है, क्योंकि उसे ठीक तरीके से पता है कि बाहर जो भी हो रहा है वो इंसानों द्वारा नहीं किया जा रहा। आखिर किम डरते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और प्रेयर करने लगता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। किम सोचता है कि उसे लगता है कि ये कोई उसका बुरा सपना है। एक बार जब वो अपनी आंखें खोलेगा तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दुख की बात तो ये है ये कोई सपना नहीं है। किम वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब किम की आंख खुलती है तो किम वहीं के वहीं होता है। किम जिस वेयर हाउस के अंदर फंसा होता है वहाँ पर किसी के लंबे टाइम तक ज़िंदा रहने के लिए सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। किम उसी वेयर हाउस से कुछ चीज़ें उठाता है और उन्हें खाने लग जाता है। फिर हमें पता लगता है कि किम को इस वेयर हाउस में कैद हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। अपने फ़ोन से
बार बार किसी को कॉल करने के बावजूद भी उसकी कॉल किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं था। किम को अभी तक भी पता नहीं चला कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन किम बार बार एक ही बात सोच रहा होता है, क्या बाहर किसी प्रकार की कोई वॉर चल रही है क्या। कई दिनों से जो इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे उनका शोर भी कल रात से ही बंद हो चुका है। उसे इस बात का भी रिलीफ है कि वो आखिरकार यहाँ पर आराम से सो सकेगा, लेकिन साथ ही साथ किम को इस बात की भी फिक्र खाई जा रही है कि वो यहाँ पर कितने दिनों तक टिक पाएगा, क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म ही होने वाली है। अगर वो इसी प्रकार से यहाँ पर फंसा रहा तो उसकी मौत होना यहाँ पर निश्चित है। उसे उम्मीद है कि उसके फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और उसे अभी भी उम्मीद है कि कोई ना कोई सोल्जर यहाँ पर आएगा और उसे रेस्क्यू कर लेगा। किम ये बात सोच ही रहा होता है, इतने में किम के सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हें चुना गया है, तुम अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हो। किम के सामने फिर से एक और विंडो खुलती है और उसमें बताया जाता है कि किम की एबिलिटी सब स्पेस है। किम अपने सामने मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सब स्पेस में रख सकता है, लेकिन उसको यूज़ करने का चांस बस एक ही है। नोटिफिकेशंस को देखने के बाद किम पागलों के तरीके हंसने लग पड़ता है और कहता है, लगता है मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ, क्योंकि महीनों से किसी भी इंसान के संपर्क के बगैर मैं इस कंपनी में फंसा हुआ था और अब 3 दिनों के इस स्टोर रूम में फंसने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है और मुझे ऐसे अजीब से हेलोसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मुस्कान के साथ किम सोचता है कि अगर वो पागल हो ही चुका है तो क्यों ना पागलों के तरीके ही बिहेव किया जाए। किम कहता है, तुमने कहा कि तुम इस सब स्पेस में किसी भी चीज़ को रख सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। इसीलिए किम हंसते हुए सिस्टम विंडो को कहता है कि वो इस पूरे के पूरे इंटायर लॉजिस्टिक सेंटर को अपनी सब स्पेस के अंदर रखना चाहता है। तो किम के ये बोलने के बाद एक सिस्टम विंडो खुलती है और कहती है कि क्या आप इस पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को अपनी सब स्पेस में रखना चाहते हैं। कंफर्मेशन के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। तो किम ये बात सुनकर यस बोलता है। तो अगले ही पल पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर किम की सब स्पेस के अंदर चला जाता है और किम एक धमाके के साथ बंजर जमीन के ऊपर जा गिरता है। अब इस प्रकार से हुई घटना के कारण किम काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज होता है और बाहर आते ही इधर उधर नज़र घुमाता है और ये देखकर किम काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज होता है कि बाहर जितने भी गाड़ियां और व्हीकल्स हैं वो सब के सब बड़े ही बुरे तरीके से तबाह हुई पड़ी हैं। और फिर किम देखता है कि उसका जो बॉस है उससे थोड़ी ही दूर मरा पड़ा हुआ है और उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकली हुई हैं। ये देखकर किम को बड़ा ही डिस्गस्टिंग महसूस होता है और किम वहाँ पर उल्टी कर देता है। और किम को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें सिस्टम बता रहा होता है कि स्टोरिंग शुरू हो चुकी है और किम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल चुका है, क्योंकि किम ने एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक सेंटर को अपनी सब स्पेस के अंदर स्टोर किया है, इसलिए उसे स्टोर होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। फिर हमें एक प्रोग्रेस बार को दिखाया जाता है जिसमें कि 6% प्रोग्रेस दिखाई गई होती है, लेकिन किम उल्टी करने में व्यस्त होता है, इसीलिए उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन पर कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगले ही पल किम को अपने पीछे से बड़े ही बड़ी फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से किम का चेहरा डर से भर जाता है। किम को अपनी शैडो के साथ एक बड़ी सी शैडो नज़र आती है और पीछे से एक घुर्राने की आवाज़ आती है।
किम गुर्राने की आवाज को सुनकर समझ जाता है कि ये वही चीज है जो उस दरवाजे पर बड़े ही भारी तरीके से स्मैश कर रही थी। किम को इस बात का पता लग जाता है कि किम के पीछे अब कोई इंसान तो नहीं खड़ा हुआ। अब किम यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि ये जो गुर्राने का शोर उसके पीछे से आ रहा है वो किसी बड़े से गोरिल्ला या फिर भालू का हो सकता है। बिना पीछे देखे किम वहाँ से भागना शुरू कर देता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि लगता है जो कोई भी जानवर मेरे पीछे खड़ा हुआ है उसका ध्यान अभी तक मेरी तरफ नहीं आया है। अगर मैं इससे बचना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जब किम वहाँ से भागता है तो वो ऑर्क किम के ऊपर जोर जोर से गुर्राने लग पड़ता है। जैसे ही किम गुर्राने की आवाज़ सुनकर उस ऑर्क मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो किम की फट के चौसठ हो जाती है और डर के मारे किम की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक असली ऑर्क मॉन्स्टर किम के पीछे भाग रहा होता है। किम और ज़ोर से भागना शुरू कर देता है और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। भागते भागते किम का पैर बॉस के खून में फिसलने ही वाला होता है, लेकिन किम बार बार बचता है। किम ये समझने में असमर्थ है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड का ऑर्क मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में क्या कर रहा है। ऑर्क मॉन्स्टर किम की तरफ बहुत तेजी से भागने लगता है। ये देखकर किम समझ जाता है कि ऑर्क मॉन्स्टर अगर इसी हिसाब से उसकी तरफ भागता रहा तो वो उसे जल्दी ही पकड़ लेगा और उसे मार देगा। लेकिन तभी किम के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है और किम सब स्पेस के अंदर एंटर कर सकता है। फिर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें बताया जाता है कि क्या किम सब स्पेस के अंदर एंटर करना चाहता है। किम अपने पीछे देखता है तो ऑर्क किम से 2 सेकंड की दूरी पर ही होता है, तो किम बिना सोचे समझे यस कह देता है। उसी पल किम के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। साथ ही साथ किम पर ऑर्क भी अपना हाथ उठाता है। इससे पहले कि किम पर ऑर्क का 2.5 किलो का हाथ लैंड हो पाता, किम अपनी सब स्पेस के अंदर एंटर हो जाता है। किम पोर्टल के अंदर अपनी आंखें बंद किए होता है और सोचता है कि लगता है आज वो स्वर्ग में जाने ही वाला है। लेकिन जब कुछ देर के लिए कुछ नहीं होता तो किम अपनी आंखें आहिस्ता से खोलता है और ऑर्क की तरफ देखता है। ऑर्क पोर्टल के दरवाजे के सामने ही खड़ा होता है, लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा होता। ये देखकर किम सिस्टम से पूछता है कि ये अंदर क्यों नहीं आ पा रहा। किम के ये सवाल करते ही किम के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और किम को बताता है कि किम की परमिशन के बगैर कोई भी सब स्पेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही किम हैरान हो जाता है कि एक रोबोट मेरे साथ कैसे बात कर रहा है। किम अपने चारों तरफ देखता है। किम अपने चारों तरफ नजर घुमाता है तो पाता है कि वो अपने लॉजिस्टिक सेंटर में खड़ा है और उसने अभी लॉजिस्टिक डोमेन एक्सप्लेनेशन को एक्टिव किया है। किम शॉक होते हुए सिस्टम से पूछता है कि क्या वाकई में उसने पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को उसके सब स्पेस में डाल दिया है। सिस्टम किम को बताता है कि वाकई में उसने पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को किम के सब स्पेस में डाल दिया है। अब हमें पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर रोबोट पहले की तरह ही काम कर रहे होते हैं, बस इनके मुंह पर ये डॉट आ गए हैं। सिस्टम के ये बताते ही सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने पहली बार अपने सब स्पेस के अंदर एंटर किया है, जिसकी वजह से सिस्टम का एक ट्यूटोरियल पूरा हो गया है। फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें कि बताया जाता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट को पूरा करने के लिए किम को एक रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि एक माना स्टोन है। अगले ही पल किम के हाथ में एक माना स्टोन आ जाता है। इससे पहले कि किम उसके बारे में कुछ समझ पाता, पोर्टल के बाहर खड़ा हुआ ऑर्क मॉन्स्टर पोर्टल के दरवाजे के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से किम को एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है और किम को पता लगता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और वो मस्ती मस्ती में क्या कर रहा है।
इधर उस ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसको देखकर लग रहा होता है कि अगर किम उसके हाथे चढ़ गया तो वो किम को कच्चा ही चबा जाएगा। ऑर्क मॉन्स्टर के इस फेस को देखकर किम की फट जाती है और किम घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये ऑर्क मॉन्स्टर पोर्टल के अंदर नहीं आ सकता? सिस्टम किम को बताता है कि हाँ, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी चीज, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, इस पोर्टल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। किम के सामने फिर से एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और उसमें बताया जाता है कि जो ये लॉजिस्टिक सेंटर है वो एक 5 इमारतों की बिल्डिंग है, जो कि 30,000 के वर्ग मीटर के दायरे पर फैली हुई है। इसमें हर कस्टमर के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर तरह की प्रोडक्ट उपलब्ध है। शिपिंग स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शिपमेंट साइज लिमिट है वो 2 मीटर प्रति पैकेज है। किम को भी हमारी ही तरह ये सब कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले कि किम कुछ समझ पाता, सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सिस्टम बताता है कि जो मेंटेनेंस का काम है उसमें बस 2 ही मिनट बच गए हैं, उसके बाद में मेंटेनेंस रुक जाएगा। क्या? लॉजिस्टिक्स सेंटर के बंद होने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं? तो ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन किम को कहता है, हाँ, पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वो ड्रोन किम को इसका सल्यूशन भी बताता है कि जो उसके पास वो माना स्टोन है, उसकी मदद से वो मेंटेनेंस का टाइम और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि किम के पास बस इस वक्त एक ही माना स्टोन है, तो इसकी मदद से 24 घंटे के लिए पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को पावर सप्लाई दी जा सकती है। क्योंकि किम माना स्टोन के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए किम ड्रोन को कहता है, क्या ये पॉसिबल भी है? इससे पहले कि ड्रोन किम के इस सवाल का जवाब दे पाता, ड्रोन में से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होने लगती है और आसपास के ड्रोन्स गिरने लग जाते हैं। अब सिस्टम किम को नोटिफिकेशन के जरिए बताता है कि अगर पावर सप्लाई कट हो गई तो लॉजिस्टिक सेंटर में जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो खराब हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से मीट भी खराब हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हुई तो बहुत सारा मीट और बहुत से वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे। किम बाहर की तरफ देखता है, जहां अभी भी पोर्टल के सामने ऑर्क मॉन्स्टर खड़ा होता है। किम सोचता है, इस जैसी सिचुएशन में फूड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्लाई है, जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो किम ड्रोन को बोलता है, तो तुमने कहा था कि ये जो माना स्टोन है इस पावर सप्लाई की दिक्कत को हल कर सकता है। तो ड्रोन कहता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस माना स्टोन की मदद से मैं 24 घंटे के लिए पावर सप्लाई की दिक्कत को हल कर सकता हूँ। तो किम ड्रोन को कहता है, मैं इस माना स्टोन को और ज़्यादा कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? तो ड्रोन कहता है, आप इस माना स्टोन को अनदर वर्ल्ड से हासिल कर सकते हैं। तो किम दूसरी तरफ मुड़ता है और सोचता है, इसका मतलब अनदर वर्ल्ड से कहीं अर्थ तो नहीं। किम जैसे ही अनदर वर्ल्ड की तरफ देखता है, पोर्टल के सामने वो ऑर्क मॉन्स्टर खड़ा होता है, जो कि किम की तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है। तो किम ड्रोन को बोलता है कि तुम इस माना स्टोन की मदद से पावर सप्लाई की दिक्कत को फिर से ठीक कर सकते हो। तो ड्रोन भी किम से माना स्टोन को ले लेता है और दोबारा से सारी की सारी पावर सप्लाई वापस आ जाती है। अब किम ड्रोन से पूछता है कि मैं पहले की तरह यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकता हूँ क्या? तो ड्रोन कहता है, हाँ, आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप ढूंढना क्या चाहते हैं? तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ नाइफ्स को, जिनके सामने किम खड़ा होता है। किम उन वेपन्स में से एक एक्स को उठाता है और ऑर्क की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये वेपन्स इस ऑर्क की बड़ी सी बॉडी को कुछ नुकसान भी पहुंचा पाएंगे कि नहीं? किम इस सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि अगर किम जब तक इस पोर्टल से बाहर नहीं निकलेगा उस वक्त तक ये ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ से हिलेगा भी नहीं। किम कहता है, पहले तो मुझे इन वेपन्स की मदद से इसे बहुत ज़्यादा चोटिल करना होगा, उसके बाद
मैं इससे आसानी से निपट सकता हूँ। तो किम उन वेपन्स को उस ऑर्क मॉन्स्टर पर फेंकना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद किम थक जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर किम के एक्सिस फेंकने पर कुछ ही कट्स लगे होते हैं। किम बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है, अरे यार, मेरे पास जितने भी वेपन्स थे वो सारे के सारे खत्म होने की कगार पर हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर की बॉडी पर कुछ छोटे छोटे ही कट्स लग पा रहे हैं, जो इस मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा डैमेज दे पा रहा है। वो भी एक एक्स है, जो कि मेरे पास अब एक ही बचा है। तो किम सिस्टम से पूछता है कि उसके पास इन एक्स का कितना स्टॉक बचा हुआ है। किम सोचता है कि इसके बाद उसे कौन सी चीज़ बाहर फेंकनी चाहिए। किम कहता है, लगता है अब मुझे बड़ी लोहे की बॉल्स को इन वेपन्स के साथ बांध कर फेंकना चाहिए, शायद उससे इस ऑर्क मॉन्स्टर को ज़्यादा डैमेज पहुंचे। तभी ड्रोन बताता है कि हमारे पास एक्सिस 15 बची हुई हैं। तो किम सोचता है तो ये सुनकर किम सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, हमारे पास ज़्यादा एक्सिस नहीं बची हैं। फिर से किम हैरान हो जाता है और पैक्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या पहले तो तुमने बताया था कि हमारे पास 15 एक्स बची हुई हैं, 15 एक्स पड़ी हुई हैं, जहां से मैं 15 एक्स को उठा कर ले आया हूं, लेकिन फिर से 15 एक्स कैसे बची हुई हैं? मुझे वहां लेकर चलो जहां पर 15 एक्सिस पड़ी हुई हैं। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किम को दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सी एक्सिस पड़ी होती हैं। तो किम ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो वही जगह है जहां से मैं पहले एक्सिस को लेकर गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक्सिस कैसे आ गई हैं? क्या ये कोई डुप्लीकेट करने की टेक्निक है क्या? तो फिर ड्रोन किम को बताता है कि इन एक्स की इंफॉर्मेशन को सिस्टम ने कॉपी कर लिया है। जब भी ये एक्सेस खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर इन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, तो सिस्टम खुद ब खुद ही इनकी एक कॉपी बना लेता है और फिर से ये प्रोडक्ट यहीं पर वापस आ जाती है। इसीलिए यहाँ से कभी भी एक प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हो सकती है। तो किम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और ड्रोन को कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये लॉजिस्टिक सेंटर एक इन्फिनिटी स्टॉक लॉजिस्टिक्स सेंटर में बदल चुका है। तो सिस्टम कहता है, जी हाँ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो किम सोचता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिना किसी परेशानी के इन एक्सिस को बाहर फेंक सकता हूँ। अब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं इस ऑर्क को मार सकता हूँ और मेरा कंधा अभी दर्द नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले एक्सिस को फेंकते फेंकते मेरा कंधा दर्द करने लगा था, लेकिन अब मैं इस मॉन्स्टर को मार कर ही रुकूंगा। तो ड्रोन बताता है कि आपको इन एक्सिस को मैनुअली बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली भी इन प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक सकता है और आप प्रोडक्ट की शिपमेंट का टाइम भी कम कर सकते हैं। तो ड्रोन की ये बात सुनकर किम को भी हमारी तरह कुछ भी समझ नहीं आता है। तो किम कहता है कि ये शिपमेंट स्केल क्या है? तो सिस्टम बताता है, तो ड्रोन बताता है, शिपमेंट की स्केल में आपको बस अपने दिमाग के अंदर वो प्रोडक्ट सोचनी है और उसे बाहर की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहना है और वो प्रोडक्ट खुद ब खुद ही बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो किम ड्रोन की ये बात सुनकर अपने दिमाग में एक्स का नाम सोचता है और उसे बाहर की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहता है। तो बड़ी ही स्पीड से एक एक्स बाहर की तरफ शिफ्ट होती है और उस ऑर्क मॉन्स्टर की छाती में जाकर लगती है, जिसकी वजह से ऑर्क मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और एक ही एक्स में वो ऑर्क मारा जाता है। ये देखकर किम ड्रोन को अजीब तरीके से देखता है और उसे कहता है कि ये शिपमेंट की स्पीड कितनी थी। तो ड्रोन बताता है कि अभी करंटली जो शिपमेंट की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो किम ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या शिपमेंट की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी? क्या ये शिपमेंट की स्केल इतनी ज़्यादा स्पीड से किसी भी प्रोडक्ट को बाहर फेंक सकती है? तो ड्रोन कहता है, जी हाँ, आप शिपमेंट की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। अभी शिपमेंट की मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आपको अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको अपनी स्केल को
अपडेट करना पड़ेगा। तो किम ड्रोन को पूछता है कि वो अपनी स्किल को अपडेट या इनहेंस कैसे कर सकता है। तो ड्रोन बताता है कि आप अपनी स्किल को माना स्टोन के जरिए एनहेंस या अपडेट कर सकते हैं। तो किम ये सुनकर बाहर की तरफ देखता है जहां पर ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके सीने में वो एक्स घुसी होती है। तो किम ये देखकर ड्रोन को कहता है कि अभी मुझे कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। तो किम कुछ कॉम्बैट सूट्स को पहनता है और अपने पास से एक मैप को निकालता है और उस पर कुछ कुछ सिटीज़ के नाम को मार्क करने लग जाता है जिन सिटीज़ में उसकी फैमिली रहती है। तो किम फैसला करता है कि वो जो उसके सबसे पहले करीब जगह है वो वहाँ पर पहले जाएगा और वो उम्मीद करता है कि उसके सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स ठीक हों। उसके पास उन तक जाने के लिए कोई अच्छी सवारी तो नहीं है, लेकिन उसके पास उससे भी अच्छा साधन है जो एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है। अब मुझे और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ जहाँ पर किम अपनी बाइसाइकिल पर बैठकर करीबी जगह की तरफ रवाना हो जाता है। अब सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किम बताता है कि उसने रास्ते में चलते चलते 12 ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया है और उसके पास अब माना स्टोन्स भी 12 हो चुके हैं। किम ये बात कर ही रहा होता है, इतने में अचानक ही किम के बाएं तरफ से एक ऑर्क मॉन्स्टर निकलता है। किम कहता है इतनी देर मेरी स्किल का यूज़ करते हुए मुझे अब मेरी स्किल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। किम जल्दी से अपनी बाइसाइकिल से जंप करता है और अपनी सब स्पेस के अंदर आ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं किम की परमिशन के बगैर कोई भी चीज़ किम की सब स्पेस के अंदर नहीं आ सकती, इसीलिए ऑर्क मॉन्स्टर भी पोर्टल की शील्ड से टकराकर बाहर ही रुक जाता है और किम के ऊपर गुर्राने लग जाता है। तो किम कहता है पहले मैंने पूरी तरह अपनी स्किल को एग्जामिन नहीं किया था, लेकिन जब से मैं इन ऑर्क मॉन्स्टर्स को हंट करने लगा हूँ तब से ही मैं अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि और इसी के साथ किम एक एक्स को उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि किम का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और उस ऑर्क मॉन्स्टर के कंधे पर कट लग जाता है। अपने आप को चोटिल होता देखकर ऑर्क मॉन्स्टर किम पर और भी जोर से गुर्राने लग जाता है और शील्ड को तोड़ने की नाकाम कोशिश करने लग जाता है। किम कहता है अरे यार, मेरा निशाना फिर से चूक गया। ये इतनी ज़्यादा स्पीड को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। इसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिसकी वजह से फिर से मेरा निशाना चूक गया है। और हम देखते हैं कि किम के सामने सिस्टम विंडो में 30 सेकंड की लोडिंग हो रही होती है, मतलब कि कूल डाउन चल रहा होता है, जिसकी वजह से किम कोई और एक्स बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता। किम बताता है कि अब मैं माना स्टोन को देकर इस 30 सेकंड के कूल डाउन टाइम को कम कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि ये सिस्टम बस प्रोडक्ट को बाहर की तरफ शिफ्ट करने का काम ही नहीं करता। किम की ये बात सुनकर ऑर्क हैरान हो जाता है और अपने पीछे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि ऑर्क के पीछे जो एक्स गई होती है वो दोबारा से लौटकर पोर्टल के अंदर जा रही होती है। ये देखकर हमारे साथ ही ऑर्क भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब हमें किम बताता है कि क्योंकि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रजिस्टर है, इसीलिए सिस्टम इस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली सब स्पेस के अंदर बुला सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो एक्स सब स्पेस के अंदर गई थी वो बाहर की ओर उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्क मॉन्स्टर पीछे की ओर गिर जाता है। तो किम अपने कपड़ों के ऊपर से मिट्टी को हटाते हुए कहता है वाकई में मेरी ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड एबिलिटी है, क्योंकि मैं इसे कमांड भी नहीं देता हूँ कि मेरे पास आ जाए। ये बात मेरी समझ से बाहर है
कि मेरी कमांड के बगैर ये चीज़ मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्यों आ जाती है। तो किम को सिस्टम का मैसेज आता है जिस पर सिस्टम बता रहा होता है कि आपने फिर से एक माना स्टोन को ऑब्टेन किया है और करंटली आपके पास अब 13 माना स्टोन हो चुके हैं। फिर किम ड्रोन की तरफ देखता है और कहता है लगता है ये जो ड्रोन है, मैं जिस मॉन्स्टर को मारता हूँ ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि वो मेरा आइटम होने वाला है, इसीलिए ये ड्रोन ऑटोमेटिकली ही माना स्टोन को सब स्पेस के अंदर बुला लेता है। फिर किम अपनी सब स्पेस से बाहर निकलते हुए कहता है अच्छा ही है कि ये माना स्टोन ऑटोमेटिकली ही सब स्पेस के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक सेंटर को चलाने के लिए एक दिन के लिए एक माना स्टोन की ज़रूरत होती है। जब तक लॉजिस्टिक सेंटर बचा रहेगा तब तक मैं भी पूरी तरह से सेफ रहूँगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली तक पहुँचना होगा। किम अपनी सब स्पेस से बाहर निकल ही रहा होता है, इतने में किम को एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से किम थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। किम आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर एक वेबेरियन उड़ रहा होता है। किम कहता है दूसरी जो चीज़ मैंने सीखी थी कि यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर के अलावा एक और मॉन्स्टर है। किम आसमान की तरफ उस वेबेरियन की तरफ देख ही रहा होता है, इतने में किम को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं एक इंसान की होती है। किम जब उस तरफ मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और उसके पीछे एक वेबेरियन लगा होता है। वेबेरियन वहां आता है और उस आदमी पर अपनी पूंछ की मदद से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो आदमी घसीटते हुए नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसी तरफ से जहां से ये आदमी आया था वहां से एक और आदमी उसके पीछे भागता हुआ आता है और साथ में इस बंदे का नाम चिल्ला रहा होता है जो ज़मीन पर पड़ा है। ये आदमी उस आदमी तक पहुंच पाता उससे पहले इसके सामने वेबेरियन आ जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, जिसे देखकर इस आदमी की बोलती बंद हो जाती है और इसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तभी वेबेरियन पूरी तरह से नीचे लैंड करता है और उस आदमी की तरफ देखता है। अगले ही पल वो वेबेरियन जो आदमी नीचे पड़ा होता है उसकी तरफ चला जाता है। इस बात से ये आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन में कहता है ये क्या था, आखिरकार ये वेबेरियन मेरे ऊपर अटैक करने के बजाय उसकी तरफ क्यों जा रहा है। तभी इसे कुछ रियलाइज़ होता है और ये कहता है लगता है शुरू से ही मैं इस वेबेरियन का शिकार नहीं था, क्योंकि मिस्टर जोई मेरे से ज़्यादा वीक दिखते हैं, इसीलिए शुरू से ही इसका शिकार मिस्टर जोई थे। इन वेबेरियंस का नेचर ये होता होगा कि ये खुद से वीकेस्ट या इजीएस्ट शिकार को प्रेफर करते होंगे, इसीलिए इसने मेरे से ज़्यादा मिस्टर जोई पर इंटरेस्ट दिखाया है। डैम इट यार, अब इस प्रकार की सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में एक नाइफ होता है जो कि एक वेपन का काम कर सकता है। तभी ये मन में सोचता है कि क्या मुझे इस पर अटैक करना चाहिए, क्या मैं इस नाइफ की मदद से इसकी स्किन पर एक स्क्रैच भी ला पाऊंगा क्या। ये आदमी अपने मन में ये सोच ही रहा होता है, इतने में इसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। तभी ये अपने पीछे मुड़कर देखता है। बाइसाइकिल की फ्लैशलाइट जले होने की वजह से इस बंदे को किम का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता। किम बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बाइसाइकिल की घंटी की आवाज़ की वजह से उस वेबेरियन का ध्यान भी किम की तरफ चला जाता है। इतने में किम का एक अटैक वेबेरियन के मुंह पर आकर लगता है और वेबेरियन का मुंह उड़ जाता है और इनको रियलाइज ही नहीं हुआ होता। इनके चारों तरफ हवा में वेबेरियन का ब्लड फैल जाता है। मिस्टर जोई पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे वेबेरियन दिखाई देता है जो ज़मीन पर पड़ा होता है और उसकी गर्दन में एक एक्स घुसी होती है। तो ये आदमी एक एक्स को देखकर अपने मन में सोचता है एक एक्स की मदद से किसी वेबेरियन को मारा जा सकता है क्या। फिर वो किम की तरफ देखता है। किम वहां पर आते हुए कहता है चलो ये अच्छी बात है कि वो एक ही हिट में मारा गया
ओहो, मैंने गलती कर दी। किम फ्लैशलाइट के सामने अपने हाथ को रख लेता है जिससे कि वो देख पाए वो इंसान कौन है कि जिसने उनकी जान बचाई है। किम उनसे पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? मिस्टर चोई और साथ वाला आदमी दोनों हैरान हो जाते हैं। इन दोनों को किम के यूनिफॉर्म देखकर लग रहा होता है कि किम आर्मी का कोई सोल्जर है। मिस्टर जोई अपने मन में सोचते हैं, एक आदमी जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल पर बैठा हुआ है और उसने एक ही हिट में वेवेरियन को मार डाला, तो क्या ये आर्मी का कोई ऑफिसर है? इसका मतलब ये है कि आर्मी हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आ चुकी है और वो किम को कहते हैं कि हम अभी पूरी तरह से ठीक हैं। किम कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप दोनों ठीक हैं। किम अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर एक लोगो के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, देखिए मैं पैक्स फुलफिलमेंट कंपनी से हूँ और मैं वहाँ पर काम करता हूँ। मैं कोई आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ। तो मिस्टर चोई कहते हैं, क्या तुम पैक्स फुलफिलमेंट कंपनी में काम करते हो? लेकिन हमें तो लगा कि तुमने उस वेवेरियन को बड़ी ही आसानी से मार दिया है, इसीलिए तुम आर्मी सोल्जर होगे। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अब तुम अगर आर्मी के सोल्जर ना भी हो तो तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि तुमने एक ही हिट में उस वेवेरियन को मार डाला है। तो किम उस आदमी से पूछता है, तो क्या तुम भी स्किल्स के बारे में जानते हो? तो वो आदमी किम को बताता है कि उसने भी एक ड्राइविंग स्किल को अवेकन किया है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मैं उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया हूँ। तो मिस्टर जोई हंसते हुए कहते हैं, वेल मैंने अभी तक किसी भी स्किल को अवेकन नहीं किया है। तो किम पूछता है, यहाँ और कोई सर्वाइवर नहीं बचा है क्या? तो मिस्टर जोई बताते हैं कि अभी हम ब्लॉक सी में हैं, जहाँ पर एक लॉजिस्टिक सेंटर हुआ करता था जिसमें से सप्लाई लेने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोग मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए, कुछ लोग उन मॉन्स्टर्स के पैरों तले रौंद दिए गए और कुछ लोगों को उन वेवेरियंस ने खा लिया। अब उनमें से कुछ 15-16 लोग ही बचे हैं और हम भी उन 15-16 लोगों में से ही एक हैं। हम सब लोग ब्लॉक ई से आए थे। उस टनल को पार करके हम यहाँ पर व्हीकल्स को जो के रोड पर चलते हों उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए और डेली की नेसेसरी चीज़ों की सप्लाई के लिए यहाँ पर आए थे। तो फिर साथ वाला आदमी कहता है, लेकिन अचानक से लॉजिस्टिक सेंटर पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। किम ये सुनकर सोचता है कि इनके पास भी व्हीकल्स हैं, मुझे भी लंबी दूरी तय करने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है, हमें और ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने की वजह से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तुम आराम से सो सकते हो क्योंकि वहाँ आसपास ज़्यादा मॉन्स्टर्स नहीं हैं और हम तुम्हें कुछ स्नैक्स भी दे सकते हैं क्योंकि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई सप्लाई है और तुम शायद भूखे हो सकते हो। उस लॉजिस्टिक सेंटर के गायब हो जाने के बाद हमें नहीं लगता कि किसी को कहीं से सप्लाईज मिल पाएंगी। तो किम ये सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या मुझे इनके साथ वहाँ पर जाना चाहिए? एक्चुअली मुझे किसी भी तरह की सप्लाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसने व्हीकल्स कहा तो मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि इनके पास किस तरह के कितने बड़े और कैसे व्हीकल्स मौजूद हैं। क्या पता इनके पास कोई एक्स्ट्रा व्हीकल्स भी मौजूद हो। ये सोचते हुए किम उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। किम कहता है, मैंने अभी भी इनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया है, क्या पता किस वक्त कौन सी मुसीबत आ जाए, इसीलिए मुझे सबसे अपने ट्रम्प कार्ड्स को छुपा कर रखना चाहिए। ये कहते हुए किम उनके साथ चल देता है। फिर उस वेवेरियन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से अभी भी माना स्टोन नहीं निकला होता। तभी हम देखते हैं कि उस वेवेरियन की बॉडी से माना स्टोन निकलता है और किम के पीछे जो बोतल खुला होता है उसके अंदर चला जाता है
और किम के पीछे जो किम ने पोर्टल खोला होता है उसके अंदर चला जाता है। किम कहता है अभी भी इन्हें मेरी स्किल के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, तो मुझे इनसे सब कुछ छुपा कर रखना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं जल्दी से अपनी सब स्पेस के अंदर चला जाऊंगा। फिर सीन एक ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर शिफ्ट होता है जिसके गले में एक वेपन मतलब कि बाला डला होता है और वो ऑर्क मॉन्स्टर नीचे की तरफ मरा पड़ा होता है। तभी हमें पूरी तरह से सीन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस बाले को एक बड़े खूंखार दिखने वाले एक आदमी ने उस ऑर्क मॉन्स्टर के गले में डाला होता है। इस सारे सीन को किम के माध्यम से दिखाया जा रहा होता है और किम को इन सब को देखकर लग रहा होता है कि ये सब किसी तरीके के ठग हो सकते हैं। किम इन सब को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया होता है। किम को देखकर वो आदमी कहता है आखिरकार ये बंदा कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। तो ये सुनकर किम की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी मिस्टर चोई आगे बढ़कर कहते हैं क्या सब लोग ठीक हैं? तो वो आदमी कहता है हाँ हम सब लोग ठीक हैं। अचानक से यहाँ पर एक और मॉन्स्टर घुस आया था। इसका ध्यान हम पर नहीं गया, इसीलिए हमने इसे बड़ी आसानी से नॉकआउट कर दिया। मैं अब ये कह नहीं सकता हूँ कि ये प्लेस और ज़्यादा सेफ प्लेस बची है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ सकता है तो कुछ और मॉन्स्टर भी ज़रूर ही आ जाएंगे। तो किम ये देखकर कहता है आखिरकार तुम लोग तो ये कह रहे थे कि ये एक सेफ प्लेस है, लेकिन यहाँ तो एक मॉन्स्टर आ चुका है, तो इसका मतलब ये सेफ प्लेस और ज़्यादा सेफ प्लेस नहीं रही है। तो वो बंदा कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ एक लड़का आया है, मैंने इसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा है, ये कौन है? तो मिस्टर चोई बताते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने हमारी एक वेवेरियन से जान बचाई है जो कि हमें लगभग मारने ही वाला था। इसने एक एक्स को इतने पावरफुल तरीके से उस वेवेरियन की गर्दन में घुसा दिया है कि उस एक्स को दोबारा रिट्रीव नहीं किया गया। इसका मतलब है कि उसे कोई भी दोबारा निकाल नहीं पाया। आसपास के लोग ये बात सुनकर किम की तारीफ करने लग जाते हैं कि इसने एक वेबेरियन को अकेले ही मार दिया है। तो तभी हम देखते हैं कि एक लेडी किम की तरफ बड़ी ही तेज़ी से बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे शुक्रिया अदा करने लगती है कि उसने उसके टीममेट्स को बचा लिया है। इसी प्रकार से एक और लड़का आगे बढ़कर किम को थैंक्स करता है। इसी प्रकार से और सब लोग भी किम का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं और किम को कहते हैं कि वो उसकी किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं क्या। तो वो जो लेडी होती है किम से पूछ लेती हैं कि किम क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या पता हम उसका बंदोबस्त कर दें। तो साथ में खड़ा लड़का आंटी के ऊपर हंसते हुए कहता है कि आंटी क्या आप फिर से शुरू हो गई, ये वक्त ऐसी नॉनसेंस बातें करने का नहीं है। तभी किम के पास वो आदमी आता है जिसने के ऑर्क को मारा होता है। वो किम को कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि ये सब एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरीके से घुले मिले हुए कैसे हैं। असल में ये बात ऐसी है कि हम सब 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इसी वजह से हम सब का एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बन चुका है। मेरा नाम ले जुन मुक है और मैं एक्सप्रेस टर्मिनल का मैनेजर हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुम्हारा हमारे टीममेट्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया। किम उसे बताता है कि उसका नाम किम है। इसी प्रकार से बातें करते हुए किम उसके साथ आगे चल रहा होता है। तो वो आदमी बताता है कि ये जगह बाहर की प्लेस से बहुत ज़्यादा ही सेफ प्लेस है, यहाँ मॉन्स्टर्स भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर ठीक तरीके से रह सकते हो और आराम कर सकते हो और बिना हेजिटेट किए हुए या शर्माए हुए तुम यहाँ की सप्लाईज का यूज़ कर सकते हो। हमारे पास पानी और खाने की सप्लाईज में कोई भी कमी नहीं है, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं और इसी प्रकार से तुम गार्ड की ड्यूटी भी कर सकते हो और अगर हमारे पास सप्लाईज ख़त्म हो जाएंगी तो हम दोबारा से और भी ज़्यादा सप्लाईज लॉजिस्टिक सेंटर से लेकर आ सकते हैं।
तभी ह्यून सुक, जिसकी किम ने जान बचाई होती है, वो आगे आता है और हेजिटेट करते हुए कहता है, बॉस मैं एक बात बताना चाहता था कि जो लॉजिस्टिक सेंटर है वो अचानक से पूरी तरह से गायब हो चुका है। ह्यून सुक की ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है। किसी को भी ह्यून सुक की इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तो बॉस आगे आकर पूछता है, क्या तुमने कहा एंटायर लॉजिस्टिक सेंटर की पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है? तो ह्यून सुक कहता है, नहीं, जो वो सारी की सारी बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है और फिर हमारे पीछे वेवेरियन पड़ गया था। इसी तरह सब एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बात हुई, पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर ऐसे ही हवा में कैसे गायब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर कहता है, हाँ, आज के वर्ल्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से इतने बड़े ऑर्क मॉन्स्टर देखे हैं, वेवेरियन को देखा है, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किम पसीना पसीना हो रहा होता है, क्योंकि हमें भी मालूम है कि किम ने अपनी सब स्पेस के अंदर उस लॉजिस्टिक सेंटर को रख लिया था, इसीलिए वो लॉजिस्टिक सेंटर गायब हो चुका है। वो सब लोग एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से चर्चा करने लग जाते हैं कि मैनेजर किम अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैनेजर किम कहता है, तो फिर तैयार हो जाओ, हमें जल्दी से जल्दी उस टनल को पार करना ही होगा, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा देर यहाँ पर रहे तो यहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी हमारा प्लान तो वही था कि हम उस टनल को पार कर कर जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर वो लेडी भी कहती है, क्या हुआ अगर वो लॉजिस्टिक सेंटर वहाँ से गायब हो गया? हमें कभी ना कभी तो उस टनल को पार करना ही होगा। चलो चलते हैं, उस टनल को साथ मिलकर पार करते हैं। तो किम मैनेजर से पूछता है कि आप सब किस टनल के बारे में बात कर रहे हैं? तो मैनेजर किम को बताता है, हम सब की जो फैमिली है वो यहाँ पर नहीं रहती, वो किसी और शहर में रहती है, तो हम उस टनल को पार कर कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपने लिए व्हीकल्स का भी इंतज़ाम कर लिया है। तो किम कहता है, क्या आज की डेट में भी व्हीकल्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? तो मैनेजर बताते हैं कि हाँ, सारे के सारे व्हीकल्स जो रोड पर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है, जिस रोड पर व्हीकल चलेंगे उसे तो साफ होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो रोड ही ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि चारों तरफ रोड्स पर बिल्डिंग का मलबा और बहुत सी गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, और यहाँ से जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो टनल है जो कि ईस्ट की तरफ है। लेकिन उस टनल को वेवेरियंस ने अपना घोंसला बना लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। अब बस हमें उन वेवेरियन का सामना करते हुए उन वेवेरियंस को वहाँ से बाहर निकालना है और फिर हम अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ से गायब हो चुका है। इसीलिए हम यहाँ पर और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे पास सप्लाईज इतनी ज़्यादा भी नहीं हैं कि हम यहाँ पर और ज़्यादा देर रुक पाएँ। तो हमें खुद को फोर्स कर कर जल्दी से जल्दी उन वेवेरियंस को वहाँ से हटाना होगा। तो किम समझ जाता है कि इन सब के पास व्हीकल्स तो मौजूद हैं, लेकिन इनको बस वहाँ से वेवेरियंस को हटाना है, फिर वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। तो मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुम भी हमारी उस टनल को क्लियर करने के लिए मदद कर सकते हो, या फिर तुम अपनी बाईसाइकिल की मदद से रोड के रास्ते से ही चले जाओगे? तो किम मैनेजर को कहता है, नहीं, मुझे भी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है, इसीलिए मुझे भी व्हीकल्स की ज़रूरत है। तो मैं आपकी टनल को क्लियर करने के लिए मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा रास्ता मैं खुद से साइकिल को चलाकर तो पार नहीं कर सकता हूँ। मैनेजर को ये कहकर किम अपने मन में सोचता है कि
अच्छा है कि वो टनल सिर्फ और सिर्फ वेवेरियन से भरा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए बड़ी ही आसानी से उन वेवेरियंस को मार सकता हूँ और उस टनल को क्लियर कर सकता हूँ। तो मैनेजर किम को कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, इसीलिए मैं आपके सामने अपनी पावर्स को छुपाऊंगा नहीं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ। तो किम भी मैनेजर को कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी एबिलिटीज़ की मदद से आपकी मदद करूंगा। फिर किम अपने मन में सोचते हुए कहता है, लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज़ के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आप सब पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। किम अपने मन में सोचता है कि मेरे जितना लकी कोई भी पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं सेफ जोन के अंदर था तब ये सब मॉन्स्टर्स से बचने में स्ट्रगल कर रहे थे और मेरे लॉजिस्टिक सेंटर को अपनी सब स्पेस में रखने से पहले इन्होंने बहुत सा सामान लॉजिस्टिक सेंटर से इकट्ठा किया होगा और इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया है कि इन्होंने कितना सारा सामान लॉजिस्टिक सेंटर से इकट्ठा किया है। तो मैं इन सब पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये लोग भी मेरे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग अपनी सप्लाईज और फूड को मेरे साथ शेयर करेंगे। तभी किम सब लोगों को बोलता है कि मैं जो वो टनल है उसकी स्काउटिंग के लिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर कितने वेवेरियंस अवेलेबल हैं। किम अपने मन में सोचता है, जहाँ तक कि मेरी बात है मैं अकेला ही उस टनल को क्लियर कर सकता हूँ। मेरी एबिलिटी उस टनल को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। किम कुछ पास्ट की बातों को याद करता है। किम कहता है कि अब मैं 5 माना स्टोन को देकर अपने 30 सेकंड के कूल डाउन को 5 सेकंड का कूल डाउन बना सकता हूँ और पास्ट में किम ने एक वेवेरियन को मारा होता है। किम को 3 नोटिफिकेशन आए होते हैं जिनमें एक पर लिखा होता है कि किम 10 माना स्टोन देकर परफेक्ट डिलीवरी स्किल को अनलॉक कर सकता है, जिसका काम ये है कि अगर आप किसी मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं तो आप उस मॉन्स्टर पर टारगेट को लॉक कर कर छोड़ सकते हैं, जिससे कि ऐसा होगा कि आपका निशाना कभी भी नहीं चुकेगा और उसी स्पेसिफिक टारगेट पर आपका निशाना जाकर लगेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि किम 10 माना स्टोन को देकर 2 प्रोडक्ट को एक ही साथ बाहर की तरफ शिफ्ट कर सकता है और तीसरे ऑप्शन में किम बहुत से प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बाहर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। उसके लिए भी 10 माना स्टोन की ज़रूरत होगी। किम इन सारे के सारे ऑप्शंस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा है कि मैंने अपने माना स्टोन को बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने सिस्टम की तरफ से इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जिन्हें मैं माना स्टोन देकर अनलॉक कर सकता हूँ। अब किम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने किसी फालतू की स्किल में अपने माना स्टोन्स को वेस्ट नहीं किया। लेकिन किम की ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि हम देखते हैं कि किम ही अकेला स्काउटिंग के लिए नहीं आया होता, कि किम के साथ ह्यून सुक भी स्काउटिंग के लिए आया होता है। तभी ह्यून सुक बोलता है कि बाहर अकेले जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो किम कहता है, अभी वो तुम ही नहीं थे कि जिसे वेवेरियन चेज कर रहा था। तो ह्यून सुक कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं आपको अकेले ही बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जहाँ तक बात रही वेवेरियन की, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने जैसे पहले मेरी जान बचाई थी वैसे ही आप फिर से मेरी जान बचा लेंगे। तो किम ह्यून सुक की ये बात सुनकर ह्यून सुक को अजीब तरीके से देखने लग पड़ता है। तो किम ह्यून सुक से पूछता है कि तुम आज पहली बार अपनी एबिलिटी का यूज़ कर रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही है क्या?
तो hyun-suk कहता है, नहीं, जब से मेरी एबिलिटी अवेकन हुई है तब से ही मुझे किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दी। लेकिन मुझे एक फीलिंग है कि मैं ड्राइविंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो किम की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि भाई ये मुझे ना मरवा दे कहीं, सिस्टम विंडो दिखाई दे नहीं रही और कह रहा है कि मेरी एबिलिटी अवेकन हो चुकी है। किम hyun-suk को कहता है कि अगर तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो हम पैदल भी चल सकते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर किम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब हमें पूरे के पूरे सीन को दिखाया जाता है जहां पर किम बड़े ही अजीब तरीके से खड़ा होकर बाइसाइकिल को चला रहा होता है। तो किम hyun-suk से चिल्लाते हुए पूछता है कि वो इस तरह से ड्राइविंग क्यों कर रहा है, मतलब कि साइकिल को क्यों चला रहा है। तो hyun-suk कहता है कि मैं इस तरह से साइकिल इसीलिए चला रहा हूँ कि सामने की रोड पर बहुत सा मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे आगे की रोड ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए मैं इस तरह से खड़ा होकर साइकिल को चला रहा हूँ कि मुझे सामने की रोड ठीक तरीके से दिखाई दे। तो ये सुनकर किम कहता है, क्या तुम पागल हो, ऐसे कोई रोड देखने के लिए इस तरह से साइकिल कौन चलाता है। तो hyun-suk किम को कहता है, मुझे आगे एक बार्बेरियन दिखाई दे रहा है, क्योंकि किम पीछे बैठा होता है इसीलिए उसे कोई बार्बेरियन दिखाई नहीं दे रहा होता। जब किम ठीक तरीके से देखता है तो उसे एक कार के पीछे छुपा हुआ बार्बेरियन दिखाई दे जाता है। hyun-suk किम को पूछता है कि मिस्टर किम, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं साइकिल को यहीं पर रोक दूं या फिर इसी प्रकार से ड्राइव करता रहूं। किम कहता है, तुम साइकिल को रोकना मत, बस इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते रहो और पीछे हरगिज मत देखना। तभी हम देखते हैं कि जो बार्बेरियन वहां पर खड़ा होता है उसे जाकर एक एक्स लगती है और वो एक ही एक्स में मारा जाता है, जिसे कि hyun-suk साइकिल चलाते हुए खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी किम माना स्टोन को अपने पोर्टल के अंदर रखते हुए कहता है, तुम बस पीछे मत देखना, बाकी तुम आगे की ओर साइकिल को चलाते रहो और रुकना मत। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि आगे बहुत ही धमाकेदार बैटल होने वाली है बार्बेरियन और किम के बीच में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम्हें आगे आने वाले एपिसोड मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।